नेक्स्ट टर्म है डेटर्स, 12th डेटर्स, बी इसमें साइलेंट होता है, डेटर्स बोलते हैं, डेटर, डेप्टर्स नहीं बोलते, डेटर्स। तो डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स आर द पर्सन और पार्टीज। क्या मतलब हुआ इसका? पर एक इंसान भी हो सकता है और एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, किसी दुकान का नाम, किसी कंपनी का नाम। आर द पर्सन और पार्टीज टू whom goods were sold on credit, जिनको सामान उधार में बेचा गया था, and amount is still receivable, और उनसे पैसा मिलना अभी भी हमें बाकी है। तो आगे बढ़ने से पहले, इसको समझाने से पहले, अकाउंट्स में डेटर्स का मतलब और नॉर्मल इंग्लिश में डेटर्स का मतलब थोड़ा सा अलग है, बहुत थोड़ा सा। नॉर्मल इंग्लिश में, नॉर्मल लाइफ में जब हम डेटर्स बोलेंगे तो वो सारे लोग जिनसे हमें पैसा लेना है, जिनसे भी हमें पैसा लेना है, वो हमारे डेटर्स हैं। लेकिन अकाउंट्स में पैसा हो सकता है हमें और भी लोगों से लेना हो, लेकिन डेटर्स सिर्फ उनको कहा जाता है जिनको हम सामान बेचते हैं उधार में। किसी और रीजन की वजह से अगर आपको किसी से पैसा लेना है तो वो पर्सन आपके डेटर नहीं है। मान लो आपने किसी दोस्त को लोन दे दिया, तो आपने उससे पैसा लेना है, तो इंग्लिश में तो आप कह सकते हो कि ही इज माई डेटर। लेकिन अकाउंट्स में क्योंकि आपने उसे गुड्स नहीं बेचे, तो अकाउंट्स में कहीं भी उसे डेटर्स के साथ रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, डेटर्स नहीं बोला जाएगा, वो डेटर नहीं है। पैसा लेना है उससे, लेकिन वो डेटर्स की लिस्ट बनती है, सभी के नाम लिखे जाते हैं किससे कितना पैसा लेना है, तो वो डेटर्स की लिस्ट में नहीं आएगा। क्योंकि डेटर वो पर्सन है जिनको हमने सामान बेचा है उधार में और अभी तक उनसे पैसा नहीं मिला है। जिनसे पैसा मिल चुका है वो हमारे डेटर नहीं है। और आपको पता है हम अकाउंट्स में अमाउंट की बात करते हैं। अगर मान लो किसी ने हमसे 10,000 रुपए का सामान लिया है तो वो हमारा 10,000 रुपीज का डेटर है। अगर वो 4,000 रुपए दे देता है तो अब वो 4,000 का डेटर नहीं रहा, अब वो सिर्फ 6,000 का डेटर रह गया है। डेटर अभी भी है वो, लेकिन सिर्फ 6,000 का। जिस दिन वो 6,000 भी वापस कर देगा तो वो हमारा डेटर नहीं रहेगा, हम उसे डेटर की लिस्ट में से हटा देंगे। तो डेटर वो पर्सन है जिसने हमसे सामान खरीदा उधार में और अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, इसके पैसे आने बाकी हैं। दूसरा टर्म है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स इसका उल्टा है। क्रेडिटर्स आर द पर्सन और पार्टीज फ्रॉम whom गुड्स, या फिर रॉ मटेरियल भी हो सकता है, आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट एंड amount is still payable। हमने उनसे सामान खरीद लिया है, हिंदी में सिंपली कह सकते हो ये देनदार है। हिंदी में इनको बोला जाता है ये देनदार है। हिंदी भी तो लिखनी आती मेरे को। ये देनदार है, इनसे पैसा आएगा, और ये हमारे लेनदार हैं, ये हमें पैसा देंगे। ठीक है, ये हमें पैसा देंगे, हमसे पैसा लेंगे। इनको ये हमें पैसा देंगे, ये हमें पैसा हमसे पैसा लेंगे, इसलिए ये लेनदार है। क्रेडिटर्स आर द पर्सन जिनसे हमने सामान खरीदा था उधार में और अभी तक हमने उनका पैसा नहीं चुकाया है। फिर वही बात कि अकाउंट्स में क्रेडिटर्स का मतलब अलग है और
नॉर्मल लैंग्वेज में क्रेडिटर्स का मतलब अलग है। क्रेडिटर्स का मतलब वो सारे पर्सन हैं जो जिनको हमें पैसा देना है। जैसे अगर मैंने बैंक से लोन लिया तो बैंक मेरा क्रेडिटर हुआ, मैंने दोस्त से बोरो किया है, मम्मी से बोरो किया अपनी, तो ये सब मेरे क्रेडिटर हो गए। और मैं किसी, मान लो मैं कुछ उधार में जाके किसी से कुछ रेस्टोरेंट में जाके खाया आया या आपके आसपास कोई दुकान से सामान ले आया, तो मेरे क्रेडिटर हो गए क्योंकि मुझे उन्हें पैसा देना है। लेकिन बिजनेस में क्रेडिटर सिर्फ वो लोग कहलाते हैं जिनसे हमने गुड्स या रॉ मटेरियल खरीदे हों, यानी गुड्स से रिलेटेड होना चाहिए, परचेज से रिलेटेड होना चाहिए। इंपॉर्टेंट वर्ड है परचेज। यहाँ ये सेल से रिलेटेड होंगे, ये परचेज से रिलेटेड होंगे, जिनसे हमने गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट में। यानी अगर क्रेडिट परचेज की है और अभी भी हमने उनके पैसे नहीं दिए हैं तो वो हमारे लिए क्रेडिटर होते हैं। क्रेडिटर आर द पर्सन टू whom from whom goods are purchased on credit and amount is payable। ये आपको पैसा इनको देना है, अभी आपका पैसा देना बाकी है। नेक्स्ट टर्म है एक्सपेंस। एक्सपेंसेस खर्चे, लेकिन इसको हम रियल लाइफ में बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। खर्चों को हम कहते हैं कि हमने मोबाइल खरीदा, बहुत खर्चा हो गया, हमने घर खरीदा, बहुत खर्चा हो गया, हमने बाइक खरीदी, बहुत खर्चा हो गया, टीवी खरीदा, खर्चा हो गया। ये सब खर्चे हैं ही नहीं। आपने बाइक खरीदी तो आपके पास बाइक भी तो आ गई, ये किस बात का खर्चा हुआ? खर्चा हुआ आपने मोबाइल का रिचार्ज कराया है ना, आपने मोबाइल का रिचार्ज कराया, ये आपका खर्चा है। आपने बिजली का बिल पे किया, ये आपका खर्चा है। खर्चों के बदले आपके पास कोई गुड्स नहीं आते हैं, कोई विजिबल आइटम नहीं आता है, सर्विसेज मिलती हैं। स्कूल ने मुझे सैलरी दी, वो स्कूल का खर्चा है। स्कूल ने जो फर्नीचर खरीदा रखा है, जो कंप्यूटर खरीद रखे हैं, वो स्कूल का खर्चा नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। पैसा जाना खर्चा नहीं होता है। खर्चे का मतलब है कि क्या कहते हैं, जहाँ पे आप खर्चों के बदले आपको सर्विसेज मिलती हैं और आपकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। आपकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। अब डेफिनेशन लिखो इसकी। कॉस्ट इंकर्ड by a business in the process of earning revenue are known as expenses। are known as expenses। जो भी आप पैसा खर्च कर रहे हो रेवेन्यू अर्न करने के लिए, रेवेन्यू क्या होता है, अगला वर्ड है, रेवेन्यू अर्न करने के लिए, वो सब एक्सपेंसेस हैं। एग्जांपल, सैलरी पेड, रेंट पेड, रॉ मटेरियल परचेज्ड, रिपेयर एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। ये जिससे आपकी प्रॉफिट बढ़ जाए। जनरली एक्सपेंस जो होता है वो एक टाइम के लिए होता है और उस टाइम के लिए सर्विसेज यूज करने के लिए होता है और उसका फायदा आपको सिर्फ एक साल के लिए ही मिलता है। आप जैसे बाइक खरीदी, भाई बाइक का फायदा आपको एक साल तक कितना मिलेगा, है ना। मोस्टली एक्सपेंसेस जो होते हैं, अभी ये रॉ मटेरियल के अलावा बाकी सब में सर्विसेज मिल रही है। रॉ मटेरियल में जरूर रॉ मटेरियल सामान आ रहा है, उसको आप गुड्स में कन्वर्ट करके बेच दोगे। 15th रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, देखो
जो हमें गुड सोल्ड करने से जो भी पैसा हमें मिलता है कस्टमर से, चाहे मिलता है या मिलेगा, उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज रेवेन्यू। जो पैसा आपको सेल से मिल गया या मिलेगा वो रेवेन्यू कहलाएगा। जिस चीज, जो गुड्स को बेचने से, सर्विसेज को बेचने से जो पैसा आएगा, जैसे स्कूल के लिए अगर आप स्कूल चला रहे हैं तो फीस आती है, वो रेवेन्यू है। डॉक्टर के लिए जो उसे क्लाइंट से फीस मिलती है, पेशेंट से, वो रेवेन्यू है। हॉस्पिटल्स के लिए जो भी आप पे करते हो वहाँ पर अपने इलाज के लिए, वो रेवेन्यू है। बिजनेस, अगर कन्फेक्शनरी की दुकान है तो वो जो टॉफ़ी चॉकलेट वगैरह बेच रहे हैं उनसे जो पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू है। तो गुड्स और सर्विसेज को बेचकर जो भी पैसा आता है वो रेवेन्यू होता है। फिलहाल अभी आप इतने टर्म पढ़ेंगे जो आपको डिस्कस किए हैं, और फिर इनको हम क्लास में डिस्कस करेंगे।